नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 को अपने पढ़ रहे थे केंद्र सरकार, जिसमें अपने क्या है राष्ट्रपति अपना टॉपिक चल रहा है। कार्यपालिका के विभिन्न भागों के वो जानते समय हमने क्या है शुरुआत राष्ट्रपति से की है और राष्ट्रपति के उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है या उसका चुनाव किस पद्धति से होता है या उसके अलावा जो हमारा भाग रहता है महाभियोग का क्या सिस्टम रहता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना है। इसमें अपने देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां जो हैं, दो प्रकार की शक्तियां थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। संकटकालीन और सामान्यकालीन दो प्रकार की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में विशेष चर्चा कर रहे थे, जिनको क्या है अपने कई भागों में बांट सकते हैं। उनमें से पहला भाग अपना चल रहा है कार्यपालिका अथवा जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत उसके तीसरे भाग को अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास फॉरेन संबंधित क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या विदेशी शक्तियां उसके पास निहित है। तो एक तो क्या है, राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख है। यानी विदेशों में क्या है, भारत की पहचान उसके राष्ट्रपति से की जाती है, उसके चांसलर या प्रधानमंत्री से नहीं की जाती। यानी विदेशी के प्रमुख है या वैधानिक प्रमुख है होने के नाते राष्ट्रपति क्या है, विदेशी क्षेत्र के भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वैधानिक रूप से भारत का प्रमुख कौन व्यक्ति है? राष्ट्रपति है। ठीक है, इसीलिए क्या है, राष्ट्रपति जो है वो है प्रतिनिधित्व करता है विदेशी क्षेत्र में। उसके कार्य क्या रहते हैं? उसके कार्य रहते हैं कि वह विदेशी क्षेत्र में जो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों में स्थित दूतावासों के लिए भारतीय राजदूतों तथा कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो नियुक्ति वाली शक्ति थी या पद से हटाने की शक्ति थी, तो वह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, जिसमें वह विदेशों में जो दूतावास हैं भारत की है, वहाँ पर भारतीय राजदूतों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है या कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो कार्य रहता है राष्ट्रपति का, उसमें विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार उसके द्वारा किया जाता है। जो विदेशी राजदूत भारत में आते हैं, दूतों तथा राजनयिकों के जो क्या होते हैं, प्रपत्र होते हैं, उनके जो प्रमाण पत्र होते हैं, प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। यानी उनको यहाँ पर विदेशी राजदूत के रूप में यहाँ रहने की जो अनुमति प्रदान की जाती है वह भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा उनको दी जाती है। यानी भारत से अगर कोई विदेश में राजदूत जा रहा है, भारतीय है, और वह भारत में जाकर दूसरी जगह इस कूटनीतिज्ञ कार्य को करता है, तो उसकी अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और अगर विदेश से कोई राजदूत भारत में आकर, जो अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर है वो भारत में आकर इस प्रकार का कार्य करता है, तो उन राजनयिकों या राजदूतों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है या उनको स्वीकार करने की जो
पावर है वह किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि यह क्या है, विदेश को में भारत को रिप्रेजेंट करने वाला राष्ट्रपति होता है भारत के लिए। इसके अलावा विदेशों से संधियां या समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। विदेशों, तीसरी जो कार्य है वह रहता है कि विदेशों से जितनी भी अलाइंसेस होती हैं, संधियां होती हैं, संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यानी विदेशों के साथ जितनी भी संधि होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री करके आए या किसी भी लेवल का मंत्री है वो करके आता है, किसी भी राज्य का मंत्री है वह अगर संधि करके आता है विदेश से, तो उस संधि का जो नाम होगा या संधि किसके नाम से की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यानी उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे, भारतीय राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे, तभी वह संधि स्वीकार की जाती है या समझौता स्वीकार किया जाता है। तो यह वैदेशिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रपति या हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है या उसको प्रदान की जाने वाली शक्तियाँ विदेशी क्षेत्र में यह रहती है, जो इसमें 3 कार्य होते हैं। भारतीय दूतावासों की नियुक्ति करना, विदेशों से भारतीय दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशी राजदूत जो यहाँ आते हैं उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करके उनको यहाँ का क्या है, दूत बना के रखना, और उसके बाद विदेशों से जितनी संधियाँ या समझौते होते हैं उनको स्वीकार करना या उन पर हस्ताक्षर करना, ताकि वह संधियाँ या समझौते लागू हो सके। इसके बाद है सैनिक क्षेत्र में शक्ति, जो इसी का चौथा भाग है। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। देखिए, सैनिक क्षेत्र में शक्ति में क्या है, भारत जो है वह राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का क्या होता है, सेनापति, या कह सकते हैं प्रधान सेनापति होता है। समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तो सैनिक शक्ति में क्या है, सबसे पहली बात या सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि भारत की जितनी भी समस्त सेनाएं हैं, चाहे जल सेना है, चाहे स्थल सेना है, चाहे वायु सेना है, उन सभी समस्त सेनाओं का जो प्रधान सेनापति होता है वह कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। जैसे अभी रामनाथ कोविंद है उसी प्रकार से। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। ठीक है, इस अधिकार का प्रयोग वह किसके अनुसार कर सकता है, कानून के अनुसार। यानी वह अपनी मर्जी से सेना का यूज नहीं कर सकता है, सेना का इस्तेमाल अपनी मन मर्जी के आधार पर नहीं कर सकता। वह प्रधान सेनापति अवश्य होता है, लेकिन उसकी ये नहीं है कि अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी वह युद्ध की घोषणा कर दे, कहीं पर भी वह क्या है आक्रमण कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। जितनी भी सेनाएं हैं उनका उपयोग वह कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानून के हिसाब से कर सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिरक्षा सेवाओं या इनका उपयोग कानून के अंदर रहकर किस लिए, प्रतिरक्षा सेवाओं, यानी कोई आक्रमण करता है तो उससे प्रतिरक्षा सेवा के लिए या स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए, युद्ध और शांति कार्यों के लिए वह सेना का इस्तेमाल कर सकता है। और कानून बनाने का इन सभी चीज़ों के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वह किसको प्राप्त होगा, संसद को प्राप्त है। ठीक है, यानी
इसके यूज़ के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए इनकी यानी सेना है उससे प्रतिरक्षा सेवा करनी है या युद्ध करना है या शांति स्थापित करनी है या जितने भी कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद का होगा। इनका उपयोग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, लेकिन कानून के अनुसार। और कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है, तो वह संसद के कानून बनाए गए जो हैं उसी के अनुसार इनका उपयोग करता है। भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसमें यह ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि ना तो वह क्या कर सकता है? सेना द्वारा युद्ध करवा सकता है बिना संसद की स्वीकृति के। भारतीय राष्ट्रपति ना तो संसद की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेनाओं का अन्य उपयोग कर सकता है। उसके लिए उसको क्या है? संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। संसद उसके लिए कानून बनाती है। संसद के द्वारा कानून बनाए गए जो होते हैं उसी के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है। और अगर राष्ट्रपति संसद के बनाए गए कानूनों या संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाई जा सकती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट पावर राष्ट्रपति की है, लेकिन उपयोग वास्तव में कौन करता है? संसद करती है। इसीलिए कहा गया था कि कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल होता है, यानी संसद होती है। ठीक है, तो यह पहला भाग था राष्ट्रपति की शक्तियों के सामान्यकालीन शक्तियों में, जिसमें कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ निहित थी। इसके बाद बात करते हैं अपने विधायी शक्तियों की, यानी वैधानिक रूप से कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियों के बारे में अगर चर्चा करते हैं अपने, तो इसमें रहता है कि भारत का जो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री या संसद होती है। ठीक है, तो वैधानिक प्रधान होने के नाते क्या है, इसको विधायी शक्तियाँ कई रूपों में या विधायी क्षेत्र में भिन्न शक्तियाँ इसको प्राप्त है। जैसे विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का प्रशासन। देखिए, विधायी क्षेत्र के प्रशासन के अंतर्गत हमने जैसा कि पढ़ा था कि वह क्या है, संसद के अनेक शक्तियां प्राप्त है उसको। जैसे संसद के अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, और जब संसद के दोनों सदन चुने जाते हैं तो उन दोनों सदनों में क्या करता है, वह जो प्रारंभिक भाषण होता है वह देता है, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है और अधिवेशन बुलाने का कार्य। ठीक है, अधिवेशन बुलाना बुलाने व समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कार्यपालिका की विधायी शक्तियों में क्या है, उसके पास है दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने की शक्ति है और अधिवेशन को समाप्त करने की शक्ति उसके पास है। ये समाप्ति की घोषणा वह करता है। इसके उपरांत प्रधानमंत्री की सिफारिश से वह लोकसभा को समय से पूर्व क्या है, भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश से वह लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है, और ऐसा अभी तक कितनी बार हो चुका है? ऐसा अभी तक 9 बार हो चुका है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसने लोकसभा का समय से पूर्व भंग किया हो। लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है,
लेकिन उसमें क्या है, सिफारिश किसकी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। इसके उपरांत वह समय समय पर भी क्या है, दोनों बैठकों में भाषण देता रहता है, जिसमें वह क्या है, शासन के जो सामान्य सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया होगी, ठीक है, या सामान्य प्रक्रिया है या योजना है, उसके बारे में बताता है उस भाषण के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो यह प्रथम भाग रहता है विधायी क्षेत्र का। प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है कार्यपालिका का, ठीक है। और उसी कार्यपालिका के एक भाग को यानी मंत्रिमंडल या लोकसभा को भंग करने, समय से पूर्व भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। सदस्यों को मनोनीत देखिए, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति के बारे में जैसा कि हमने पहला भी पढ़ा था कि क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ सदस्यों की नियुक्ति जो है वो मनोनीत रूप से की जाती है, राष्ट्रपति की मर्जी से की जाती है, ठीक है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति को, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तकरीबन यानी पूरे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। जिसमें वह क्या है, जो लोग कला, विज्ञान, खेल आदि में विशेष अनुभव या कौशल प्राप्त हो, ठीक है। राज्यसभा के लगभग 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो क्या है, कला, विज्ञान या खेल आदि क्षेत्र में या किसी विशेष भाग में, शिक्षा में भी हो सकता है, में उसको विशेष अनुभव प्राप्त हो या कोई विशेष कौशल प्राप्त हो, ऐसे 12 सदस्यों को वह मनोनीत करता है। इसके अलावा वह लोकसभा के 2 अंग भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करता है। लोकसभा में क्या है, 2 अंग भारतीय सदस्यों को मनोनीत उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी संसद के 2 सदनों में वह कुछ प्रमुख क्षेत्रों में क्या है, उसके द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। विधायी शक्तियों का तीसरा भाग पढ़ते हैं। जिसमें क्या है, विधेयक पर निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का यानी राष्ट्रपति के पास क्या है, निषेधाधिकार का प्रयोग वह कर सकता है, या निषेधाधिकार प्रकार का एक विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसका प्रयोग वह
विधेयक को निषेध करने या उसको मनाही करने या मना करने के लिए प्रयोग में लाता है। संसद द्वारा स्वीकृत किए गए विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। यानी जो प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि संसद क्या है, अलग अलग विषयों पर कानून बना सकती है, उसके दोनों सदनों में क्या है, संशोधन करने की ताकत है, उस पर कानून को बदलने की पावर है या नया कानून बनाने की पावर संसद के दोनों सदनों के पास है। तो संसद के दोनों सदनों में क्या है, जितना बहुमत की आवश्यकता होती है उतने बहुमत के द्वारा उस कानून को पास करते हैं और उसके बाद वह कानून किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति क्या है उस कानून पर हस्ताक्षर करता है, तभी वह कानून के रूप में स्वीकृत किया जाता है या संविधान के भाग के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो लास्ट में जो बात रहती है वो किस पर डिपेंडेंट रहती है, राष्ट्रपति पर डिपेंडेंट रहती है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद में पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है, साधारण विधेयक को कुछ सुझाव, यानी जो साधारण विधेयक पास किए जाते हैं संसद के द्वारा, उनको विधेयकों को कुछ सुझावों के साथ संसद में पुनः विचार हेतु भेज सकता है दोबारा से संसद में। ठीक है, भेज सकता है पुनः विचार करने के लिए। ठीक है, पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। यानी संसद के दोनों भाग अगर किसी कानून को पास करके आगे भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसमें बदलाव करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए उसको दोबारा से लौटा सकता है संसद में। लेकिन यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, यानी एक बार के लिए राष्ट्रपति का यह अधिकार काम में आता है। अगर एक बार के लिए राष्ट्रपति को उसमें कोई कमी नज़र आती है तो वह दोबारा सुधार के लिए या सुझावों के साथ क्या है, पुनः संसद में उसको भेज सकता है। लेकिन फिर से अगर संसद क्या करती है, उसी विधेयक को या तो संशोधन के बाद या उसमें सुधार करने के बाद या फिर बिना कोई सुधार या बिना कोई संशोधन के दोबारा अगर राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है संसद के द्वारा, तो क्या है, राष्ट्रपति के को वह स्वीकार करना ही होगा। उस समय यानी दूसरी बार राष्ट्रपति का यह अधिकार प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। हाँ, एक बार के लिए राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन संसद दोबारा भेज दे तो नहीं कर सकता है। इसके बाद है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो हमारी पावर्स का तीसरा भाग है, सामान्यकालीन शक्तियों के दो भाग हमने पढ़ ली हैं। तीसरा भाग है, दूसरे भाग का अंतिम भाग है चौथा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या रहता है इसमें, जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी एक प्रकार के लिए टेम्परेरी लॉ लागू कर सकता है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। ठीक है, यानी जो अध्यादेश जारी किया गया है वह संसद का अधिवेशन लागू हो जाता है, अधिवेशन के 6 सप्ताह तक लागू रहेंगे।
ठीक है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है किस समय जारी किया जाता है, जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, और जब कभी संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो उसके अधिवेशन के शुरू होने से 6 सप्ताह तक क्या है यह देश लागू रहते हैं। लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर संसद चाहती है कि अध्यादेश वो बंद हो जाए या वह प्रयोग में ना रहे तो क्या है 6 सप्ताह से पहले उस अध्यादेश को मनाही कर सकती है या बंद कर सकती है संसद, और नहीं तो वह अध्यादेश संसद के अधिवेशन की शुरुआत के 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं। और शुरू कब होते हैं, जब अधिवेशन न हो रहा हो। तो यह एक विशेष पावर है या विशेष शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है। इसके बाद पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में देखिए कि जो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। ठीक है, यानी आय और व्यय का विवरण रखवाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यानी जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि लोकसभा में प्रत्येक वर्ष क्या होगा, जितनी भी आय या व्यय होनी है देश में उसके लिए बजट तैयार किया जाता है मंत्रियों के द्वारा, वित्त मंत्री बजट पेश करता है। तो वो जो कार्य वित्त मंत्री करता है वह दोनों सदनों के सम्मुख जो बजट पेश किया जाता है उसका कार्य की शुरुआत करवाने का कार्य कौन करता है या विवरण बनवाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यह इम्पोर्टेंट है कि जब तक राष्ट्रपति की आज्ञा नहीं होगी तब तक धन विधेयक जो लोकसभा द्वारा ही मान्य होता है, लगभग राज्यसभा के पास उसमें क्या है थोड़ी सी शक्ति है सुझाव देने की बस। तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना न तो धन विधेयक और ना ही अनुदान मांगे, धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। लोकसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकती या नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर लोकसभा में क्या है कोई धन विधेयक को प्रस्तावित करवाना है या अनुदान मांगे प्रस्तावित करवानी है तो उसके लिए राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता होती है लोकसभा के मंत्रिमंडल को। ठीक है, इसके बाद है जो अंतिम सामान्यकालीन शक्तियों में है 4 भाग क्या है, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत देखिए क्या रहता है कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एक तो चीज़ हमने पढ़ ली थी कि क्या है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है। यानी उच्चतम न्यायालय जो कार्यों के लिए नियमों का निर्माण करता है उस नियमों की क्या है, नियमों को लागू करने के लिए किसकी स्वीकृति चाहिएगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिएगी। यानी न्यायालय अगर कोई कानून बना रहा है उच्चतम न्यायालय तो उसके लिए स्वीकृति किसकी चल रही है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों में क्या है, क्षमादान की शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी अगर राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी अगर कोई न्यायालय द्वारा दंडित घोषित कर दिया जाता है, किसी की सज़ा कम करवानी है या फिर सज़ा को कम करना है या फिर उसको सज़ा माफ़ करनी है, इसका क्या है
राष्ट्रपति को अधिकार रहता है क्षमादान के अंतर्गत, वह किसी की सज़ा को या तो कम करवा सकता है या स्थगित करवा सकता है या फिर उसकी सज़ा को टाल सकता है या फिर उसकी सज़ा उसको न्याय मिले, ऐसा कार्य राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यह कुछ विशेष शक्तियाँ थी जो सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, धन्यवाद।